देश आम चुनाव की दहलीज पर है। राजस्थान के शेखावटी अंचल में भी सियासी गर्मी बढ़ी हुई है। ऐसे में अंचल के चूरू जिले के पैरालंपिक में देश का मस्तक ऊंचा करने वाले देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी प्रत्याशी हैं और चूरू में उनकी सीधी टक्कर है कांग्रेस के राहुल कसवा से। देवेंद्र झाझड़िया को भरोसा है कि चूरू की जनता का उन्हें आशीर्वाद मिलेगा। देवेंद्र झाझड़िया से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। राजस्थान की सबसे हॉट सीटों में से एक सीट है चूरू सीट, जहां बीजेपी से टिकट कटने के बाद राहुल कसवा ने बगावत करके कांग्रेस का दामन थाम लिया है और बीजेपी ने जो परंपरागत रूप से पिछले 6 चुनाव में जो कसवा परिवार को टिकट देती आई थी और उन्होंने इस बार पैरालंपियन खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है। और देवेंद्र झाझड़िया के बारे में यहाँ की जो बीजेपी प्रचारित कर रही है कि दिल्ली में नरेंद्र, चूरू में देवेंद्र और कांग्रेस कह रही है कि इस सबके बीच में है राजेंद्र। तो इन पर बात करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र झाझड़िया है। झाझड़िया जी, ये नरेंद्र और देवेंद्र तक का तो समझ में आता है, राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि बीच में राजेंद्र, तो बीच में राजेंद्र की क्या अहमियत है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक किसान के बेटे को इतना बड़ा अवसर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आप मेरे पहले के वीडियो देखें, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में मेरी चर्चा की है। फिट इंडिया अभियान में प्रधानमंत्री जी के साथ प्रोग्राम करता हूँ। रन फॉर यूनिटी में प्रधानमंत्री जी के साथ प्रोग्राम करता हूँ। इतने ओलंपिक मेडल जीत के आता हूँ तब प्रोग्राम होते हैं। इतने ज़्यादा प्रोग्राम किए उन्होंने, मुझे इतना समझा कि मैंने मेरे संघर्ष की कहानी बताई उनको हमेशा ही। जब मेरे को पद्म भूषण मिला तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र, आपसे हमें प्रेरणा मिलती है कि आपने ज़िंदगी में कितना संघर्ष किया है। एक किसान फैमिली से हो आप और फिर भी ऊंचाई पे पहुंचे हो। उस श्रेणी में मुझे प्रधानमंत्री जी ने ये अवसर दिया है। मैं तो ये मानता हूँ मैं जनसेवक के तौर पे आया हूँ यहाँ पे। मुझे जन सेवा करनी है। ये पब्लिक है, ये वोट दे रही है और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान वाला तो क्लियर ही है, 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे पे भरोसा जताया है। देवेंद्र झाझड़िया ने देश के लिए 3 ओलंपिक मेडल लिए हैं, लेकिन ये तो एक अफवाहें फैलाने का काम है। कोई कितनी भी अफवाहें फैलाए, कुछ भी करे, वो उनका काम है। मेरा काम है यहाँ जनसेवक बन के मैं मेरी ज़िंदगी में जो मैंने परेशानी झेली है, मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने परेशानी झेली है, आने वाला युवा यहाँ वो परेशानी ना झेले। मैंने दौड़ने की कोशिश की तो मेरे पास शूज़ नहीं थे। मैंने भाला फेंकने की कोशिश की तो मेरे पास भाला नहीं था। मैंने फॉरेन में जाने की कोशिश की तो पैसे नहीं थे। तो उन समस्याओं का समाधान के लिए मैं तो आया हूँ। मैं तो डेवलपमेंट पे बात करूँगा। मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ, मैं तो जन सेवा करने आया हूँ। बहरहाल, अगर आप डेवलपमेंट की बात करें तो चूरू के क्या कोर इश्यूज है और यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर आपका क्या प्लान है? आपने देखा होगा मोदी जी के सामने जो मैंने स्पीच दी थी, पहला इशू क्या था मेरा? पहला मैंने क्या रखी, मेरे हर गांव में हर घर में पानी पहुंचे और हर खूड मीन्स हर खेत में पानी पहुंचे। ये मेरा मिशन है यहाँ पे, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, किसानों की बहुत ज़रूरत है पानी की। और अगला मेरा था फसल बीमा योजना, अगला मेरा था रेल कनेक्टिविटी। उससे मेरा मिशन सबसे बड़ा खेल वाला, जो खेल है, मैंने स्पोर्ट्स किया है, मैंने इतना संघर्ष किया है। मैं चाहता हूँ यहाँ स्पोर्ट्स की बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ एक देवेंद्र नहीं है, यहाँ पे कई ओलंपिक मेडलिस्ट हो सकते हैं। भारत का उस मेडल टैली में हमें नाम ऊपर लेके जाना है। दुनिया के विकसित राष्ट्रों में हमें शामिल होना है। अच्छी रोड बनानी है हमें यहाँ पे, स्वास्थ्य केंद्र खोलने हमें यहाँ पे, शिक्षा PM श्री योजना में जो एजुकेशन में स्कूलें खुल रही हैं, 8 से 10 करोड़ रुपए एक स्कूल पे खर्च हो रहे हैं, वो यहाँ स्कूलें खोलनी है। हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप पानी की बात कर रहे हैं कि पानी कोर इशू है। पानी कहाँ से आएगा चूरू में, क्योंकि उतनी कोई 12मासी नदियाँ या कोई बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर यहाँ पर है नहीं, तो उसको लेकर किस तरीके से आपने प्लान किया है या आप क्या सोचते हैं उस बारे में कि पानी का यहाँ पर एक बड़ा इशू है, तो क्या प्लान्स हैं? देखिए, लोग क्या कहते थे, राम मंदिर बनेगा कैसे? लोग क्या कहते थे, धारा 370 हटेगी कैसे?
नरेंद्र मोदी है, सब कुछ मुमकिन है। देवेंद्र झाझड़िया उनके परिवार का सदस्य है और ये काम देवेंद्र झाझड़िया ने जिम्मेवारी ली है। ये काम हम चूरू के लिए करेंगे, ये मैं वादा कर रहा हूँ पब्लिक से। अच्छा, स्पोर्ट्स को लेकर अगर बात हो, या आपने जैसे कहा कि हाईवे बनाएंगे और स्पोर्ट्स में सुविधाएं विकसित करेंगे, राहुल कसवा अपने हर दूसरी तीसरी स्पीच में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं अभी इस चुनाव में, वो कहते हैं कि उन्होंने सिंथेटिक ट्रैक बनाया है जो पूरे प्रदेश में एक ही बना है, और जो नेशनल हाईवे, जो एक नया नेशनल हाईवे किसी राजस्थान में कहीं मिला है तो उसका कुछ स्पेसिफिक यहाँ से, और जालंधर जाने वाला हाईवे, और वो अपने उपलब्धियां गिनाते। आपको लगता है कि इनसे और नेक्स्ट लेवल पर जाया जा सकता है, और किस तरीके से? सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितने भी काम हुए उनके नेतृत्व में हुए। कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में कोई काम हुआ है? ये प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, और भारतमाला किसी ने सोचा था इतना अच्छा प्रोजेक्ट आएगा? मोदी जी ने स्पीच में क्या कहा था? ये तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। काम तो होने अब स्टार्ट होंगे बहुत बड़े लेवल पे, जब 2024 में अब माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे और 2029 तक जो काम होंगे, हम दुनिया की टॉप जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें हम शामिल होने वाले हैं। आप और राहुल कसवा अच्छे परिचित मित्र, अच्छे संबंध थे आपके, अभी भी होंगे आई एम श्योर। फिर अचानक उनका टिकट कटना, विधानसभा चुनाव तक तो देखा कि हम आप राहुल कसवा के बेहद क्लोज थे। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक परिवार को 35 साल भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मेरे ख्याल में ऐसा कोई टिकट नहीं थी उनके घर में नहीं गई। राहुल 1 मिनट में पार्टी से बगावत करके चला गया। हो सकता है पार्टी उनको क्या जिम्मेवारी देती, कितनी बड़ी जिम्मेवारी देती, या जो भी थी, तो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ तो उन्होंने गलत किया। और वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हूँ। मैं तो इतना कहता हूँ, मैं 36 बिरादरी के लिए यहाँ काम करूँगा, ये मेरा वादा है। चलिए, एक चीज़, स्पोर्ट्समैन आप रहे हैं, स्पोर्ट्स को बड़ा जिया है आपने, पैरालंपियन बने। स्पोर्ट्स को लेकर हमने देखा कि अभी पिछले कुछ समय पहले बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, साक्षी मलिक से लेकर दूसरे तमाम रेसलर्स आए कुश्ती संघ के विवाद में। उसको आप किस तरीके से देखते हैं, बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, नॉट बीइंग अ पॉलिटिशियन? देखिए, खेलों के अंदर मैं बात करूं, आप 2014 में भारत में खेलों की स्थितियां क्या थी, कुछ नहीं जानते थे। और 2014 के बाद में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम आई। उस स्कीम में गरीब मजदूर किसान के बेटों को शामिल किया। 2016 में पैरालंपिक हुए, ओलंपिक हुए, खिलाड़ियों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में सुविधाएं मिली। और 2021 पैरालंपिक और ओलंपिक, उसके दौरान मैं जब 2014 में मिला माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो मैंने एक बात रखी थी कि खेलों के अंदर हमें 5-5 साल, 3-3 साल जब जीत के आते हैं तो एक पैसा नहीं मिलता सरकार की तरफ से। तो उन्होंने वादा किया कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा कभी भी। आज खिलाड़ी जीत के आते हैं, जब ओलंपिक मेडल लेके आते हैं, एशियन मेडल लेके आते हैं, तो उसमें अशोक होटल में रुकने के बाद चेक देकर ये घर भेजते हैं। 2021 की बात करें, ओलंपिक पैरालंपिक के खिलाड़ियों को सुविधाएं दी। 2021 में पैरालंपिक ओलंपिक हुए, विजेता खिलाड़ियों का सम्मान मान में कोई कमी छोड़ी? कोई कमी नहीं छोड़ी मान सम्मान में। आगे मैं कहना चाहता हूँ, एशियन गेम्स हुए अभी 2022 में, हमारा स्लोगन क्या था? 2000 अब की बार 100 पार। एशियन गेम्स में सबने कहा कि एशियन गेम में 100 पार कैसे हो सकता है? मैंने कहा एशियन गेम में हमने मेडल जीते, 100 पार गए हम, पैरा एशियन गेम में 100 पार गए। खेलों के अंदर भारत में जो डेवलपमेंट हुआ है वो सबसे बेस्ट हुआ है। और आने वाला जो पेरिस पैरालंपिक और ओलंपिक है, उसकी अच्छी तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, फेडरेशन इशू था, फेडरेशन के साथ था, फेडरेशन का इशू था वो, तो उसमें भी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूँ। शायद आपको पता है या नहीं है। कौन बना अध्यक्ष? एक खिलाड़ी बना अध्यक्ष। पीटी उषा कौन है? ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है। आज खिलाड़ियों को कमेटियों में अवसर मिल रहे हैं तो वो नरेंद्र मोदी की सरकार में मिल रहे हैं। सहयोगी कमलेश भाटी के साथ अभिषेक आढ़ा, भारत एक्सप्रेस,
चूरू।